हम क्यों द्रव्यमान केंद्र ढूंढ रहे हैं? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर घूम रही होगी तो हमें उसके मोशन से डील करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा। लेकिन हम उसके कहां पर बैठ जाए? द्रव्यमान केंद्र पर, सेंटर ऑफ मास पर, तो वो हमेशा कैसा पथ लेता है? आसान पथ लेता है। ये वाला हिस्सा तुम्हारे हिसाब से तो फिर, और ये वाला हिस्सा का मास सेम होगा, है ना? पागल के, अगर सेम होता, भैया क्या सेम होगा अभी बता रहा हूं। इधर वाले हिस्से का मास क्या होगा? ज्यादा, इसीलिए इस साइड खिसक रहे हैं। समझ गए? तो जैसा कि 11th के टॉपिक में हमने कार्य, ऊर्जा और शक्ति खत्म कर दिया है, और आज स्टार्ट क्या करने वाले हैं? द्रव्यमान केंद्र। चैप्टर बड़ा है और सब टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, और कैलकुलेशन भी हो सकता है आपको बहुत बार कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर में देखने को मिले, ट्रंकेटेड बॉडीज़ में देखने को मिले। तो बट अगर आप देखे होंगे कि रोटेशन से अक्सर सवाल आता है। किससे? रोटेशन से, घूर्णन गति से। बट बच्चों को घूर्णन गति तकलीफ देती है। पहला जो वजह है उसका कि बच्चों का द्रव्यमान केंद्र अच्छा नहीं होता, क्योंकि घूर्णन गति में हम कहाँ बैठेंगे? द्रव्यमान केंद्र पर बैठेंगे, और आपको द्रव्यमान केंद्र ही नहीं आता है तो फिर तकलीफ होगी। अभी आपने आज की क्लास में 2 सवाल किए 12th के टॉपिक में, द्विध्रुव में। कितने? 2, जहां पर उसका क्या निकालना था? द्रव्यमान केंद्र। तो सिर्फ इसी चैप्टर को ये कवर नहीं करता है, ये और भी चैप्टर हैं जिनको कवर करता है। कौन? द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज अपना जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो क्या है। लक्ष्य नहीं आया है, कोई बात नहीं। पहले डेफिनेशन देखेंगे, वाई सेंटर ऑफ मास, परिभाषा पढ़ेंगे, और क्यों द्रव्यमान केंद्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमने आपको बताया था वाई WP क्यों पढ़ रहे हैं? वर्क पावर एनर्जी, क्योंकि हमें बहुत बार इंटीग्रेशन से क्या करता है? बचाता है, और सदिश से होते हुए नहीं, अदिश से होते हुए उसी जगह पहुंचाता है। अब ऐसे ही पढ़ेंगे वाई सेंटर ऑफ मास, कुछ तो वजह रही होगी, कुछ तो वजह रही होगी, यूं ही कोई खफा नहीं होते। तो आगे जो हम बात करेंगे, और वो है इंपॉर्टेंट बातें, और उसके बाद असतत द्रव्यमान प्रणाली का द्रव्यमान केंद्र। अलग अलग टुकड़े होंगे, अलग अलग पार्टिकल्स होंगे। जैसे इस क्लास में आप यहाँ बैठे हो, वहाँ बैठे, इन सब का अलग अलग अभी पार्टिकल है। अब आप सबको मिला के एक बना दे, एक तो आप बॉडी बन जाओगे। क्या बन जाओगे? बॉडी। उनका द्रव्यमान केंद्र निकालेंगे, फिर उस पर वैरायटी ऑफ क्या करेंगे? प्रॉब्लम्स, और फिर 2 कण वाले प्रणाली के द्रव्यमान केंद्र को देखेंगे। आएगा ये यहीं से, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास 10 टुकड़े हैं, आप उसको कितनी जल्दबाजी में कर सकते हो? वो किसका हेल्प, कौन हेल्प करेगा आपको? 2 पार्टिकल सिस्टम। हर बार हम 2 को 1 में बदलेंगे, 2 को 1 में बदलेंगे, और जल्दी से फटाफट हो जाएगा। किससे? 2 पार्टिकल सिस्टम से। तो ये आपके खून में बसे होने चाहिए, और ये यहीं काम नहीं आएगा, ये मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आएगा, ये यहीं काम नहीं आएगा, ये आपके हर जगह काम आएगा कि कभी भी 2 सिस्टम वाले में कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, 2 पार्टिकल सिस्टम वाले में। एंड देन अगेन वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। आइए सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले है द्रव्यमान केंद्र होता क्या है, ये आपको पता है। ये अभी तुम्हें पता है, किसी क्लास में किसी बच्चे ने फ़ोन चला रहा था, तो उस पर अपन ने कुछ वीडियो बना दी थी। पहले उसे डांटा, तो फिर वीडियो बन गई। तो जब वो वीडियो मेरी बहन देखी, कह रही तुम क्लास में जादू क्या दिखाते रहते हो। मैंने बोला देखो कैसे कैसे लोग हैं, सुमित नागर टाइप ही है वो भी। मैं पढ़ा रहा था मौत का कुआं, तो उसको गंजी दिख रहा था, बनियान उसके। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? मैं जो बातें कह रहा था वहां वो नहीं दिख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं कि क्या जादू दिखाते हो तुम, ये लड़की को टांग कैसे दिए पेंसिल पर। मैंने बोला सही है, स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। देखिए अगर आप देखोगे इसका द्रव्यमान केंद्र, पहले पढ़िए क्या लिखा हुआ है ऊपर। द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहां उसका कुल द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है।
आप अगर किसी भी ऐसे वस्तु है, उस पूरे वस्तु का द्रव्यमान एक ऐसा बिंदु ढूंढ लो और उस बिंदु का नाम क्या है? द्रव्यमान केंद्र। वहां पर आप उसको मान सकते हो। अगर उस बिंदु पे आप उसको बैलेंस कर दिए तो पूरी बॉडी किस में हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। मेरे ऑफिस में वो रखा हुआ है, उसके ऊपर ले आना खटाक से। समझ गए क्या बोल रहा हूं? ऐसे करके वो ऐसे कर रहा। बाकी सब तो बच्चों ने तोड़ दिया है। तो हमने आपसे कहा कि पूरी वस्तु का जो द्रव्यमान है, उस वस्तु के एक ऐसे बिंदु पर हम क्या मान सकते हैं? कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, केंद्रित मान सकते हैं। तो वो बिंदु हमें हर बार ढूंढना होता है। उसकी वजह क्या है वो अभी देखेंगे। वाई सेंटर ऑफ मास। पहली चीज तो हमने बोला कि अगर आप देखे होंगे बहुत बार आपको मैजिक शो में मैजिक दिखाया गया होगा कि नीचे कुछ भी व्हाइट कलर का आपको रहता है, रियलिटी में वो उसके द्रव्यमान केंद्र को क्या कर देते हैं? बैलेंस करते हैं। वो ढूंढते हैं कहां पर होगा। तो मैंने इसका ढूंढा सेंटर ऑफ मास कहां होगा? यहां पर। और फिर मैंने, आप अगर सेंटर ऑफ मास ढूंढ लिए हो तो आप उसे पेंसिल पर भी क्या कर सकते हो? बैलेंस कर सकते हो। जैसे ये वाला है, आप इसको कितना भी कर दो, ये गिरने वाला नहीं। कितना भी ऐसे कर दो, ये बशर्ते इससे नीचे ना गए। समझ गया ना क्या कह रहा हूं? कितना भी कर दोगे तो ये गिरने वाला नहीं। आप इधर भी झुका दोगे, इनफैक्ट आप यहां भी कर सकते हो। कैसे भी कर दोगे तो ये इस तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि इसके दोनों साइड आप अगर देखो इस तरीके से, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई कर रहा है? हमेशा यहां पर। समझ गए ना? इन दोनों को बिल्कुल सिमेट्री दिख रहा होगा आपको, दोनों साइड। ये एक साइड के ये तोड़ दो, तोड़ मत देना, पैसे लगे। ये तोड़ दो, फिर ये ऐसे बैलेंस होने वाला नहीं। तो आप हर बार ढूंढ रहे होंगे, मेरे पास ये तो नहीं है। ये आपने बचपन में देखा होगा। अरे बोल भाई, ये बचपन में देखा है कि नहीं? इसके चोंच पर, कहां पर? इस चिड़िया के चोंच पर क्या आप मिलेगा आपको? द्रव्यमान केंद्र। तो उस द्रव्यमान केंद्र पे समझ लो ये इस तरीके से, आप समझ गए ना क्या बोल रहा हूं? अब मेरे पास नहीं है तो वो, अरे बचपन में खेले नहीं हो? नहीं मिला है तुम्हें? अरे मिला होगा यार। इस तरीके से रख दो, ये इस तरीके से आपका क्या होगा? बैलेंस रहेगा। समझ गए क्या कह रहा हूं? इस तरीके से बोतल आपने इस लकड़ी के इसमें फंसा दिया। रियलिटी में क्या होना चाहिए? या तो उस साइड लुढ़क जाना चाहिए और या तो इस साइड से ले आना चाहिए। बट आपने इसका ढूंढा क्या? सेंटर ऑफ मास। और उसको एक इसी लकड़ी के हिंज से, मतलब एक किल ठोक कर उसको रस्सी से आपने क्या कर दिया? बांध दिया। अब ये कहीं भी जाने वाला नहीं। तो ये हम मान सकते हैं कि किसी भी वस्तु का एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर उसके द्रव्यमान को क्या कर सकते हैं? केंद्रित कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? द्रव्यमान केंद्र बोलेंगे। बोलो सही है क्या? ये बोतल है, बोतल के ऊपर रख देता हूं। चलिए, वाई सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। क्यों? वजह रहा होगा। पहला वजह, ये घूमता ही जा रहा है, कोई बात नहीं बाबू। देखिए ऑनलाइन में नहीं दिख रहा बच्चों, देखो ये लोग क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि मैंने इसके ऊपर रख दिया। नहीं, ये तो नीचे हो जाए। चलो अब इसको टाइम पास बहुत हो गया, सेट कर देते। देखिए अगर ये बॉडी है, अरे है सवास बॉडी, नीचे इसका क्या लगेगा? रे आज तक यही तो करता है हो तुम जीवन में। और अगर mg लगेगा तो बताओ इसका नॉर्मल भी तो लगेगा, क्योंकि ग्राउंड से क्या है? टच। तो नॉर्मल कहां देते थे? मेरा एक सवाल है आप सभी से, पूछो का
भाई तू यहीं से क्यों शो करता है यार? क्या इस वाले टुकड़े का क्या एमजी नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा। क्या इस वाले टुकड़े का यहां पर नॉर्मल नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा। बोलो यार, क्या फिर से इस वाले टुकड़े का नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा। बट तुमने एक ही दिखाया यार। अब इन सबका क्या करते हो? नॉर्मल नॉर्मल हर जगह। अब बार बार एफबीडी में सबका बनाएंगे तो मर जाएंगे भाई। बोलो। तो हमने उन सबका एक रिजल्टेंट शो किया, उन सबका एक परिणामी, और किसी एक बिंदु पर लगा दो जो सबको बता दे कि हाँ सब पर नॉर्मल लग रहा था और उन सबका ये क्या है? परिणाम। तो कौन सा बिंदु होता है? द्रव्यमान केंद्र। कौन सा होता है? द्रव्यमान केंद्र। रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो, रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो, हम समझा पाए, हम अपने कष्टों को क्या कर पाए? कम कर पाए। हर बार हर टुकड़े का हम नॉर्मल और एमजी शो नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं? पूरा इन सब के बदले छोटे छोटे जो एमजी लगेंगे इन सब का एक रिजल्टेंट कहां मान लेते हैं? नीचे। कहां से? द्रव्यमान केंद्र से। और इन्हीं का नॉर्मल कहां मान लेते हैं? ऊपर। तो मतलब किसमें? रिप्रेजेंट करने में अपने फायदे का सौदा होता है, अगर आपको पता हो सेंटर ऑफ मास। कुछ गलत कहा क्या? दूसरी बात, मैंने बोला ये कुत्ते की हड्डी टाइप दिख रही होगी आपको, रियलिटी में ये इस प्रकार है। एक एसी ऑन कर दो बेटा। कह रही है फीस में से काट लूंगा, मेहनत करवाता है। गुड, बात को समझिए। जरा पहले समझिए इसको। अगर ये इस तरीके से है, पेन दो, ये पेन है मेरे पास, अगर मैं इस पेन को ऐसे फेंकूं, गया ऐसे, अरे ऐसे मुड़ते हुए गया ना, घूमते हुए, तो यही वो सीन है। अरे कुछ तो बोलो यार, ये कैसे गया? ऐसे करते हुए जाएगा। इसका हर एक पॉइंट चक्कर भी काट रहा है, घूम भी रहा है, आगे भी चल रहा है, बोलोगे। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जो आसान पाथ ले रहा है, जो आसान पाथ ले रहा है। फिर से देखो, अगर मैं इसको ऐसे फेंक दूं, तो जब ये ऐसे घूमते हुए जा रहा था, इसके हर एक बिंदु घूम भी रहे हैं, चल भी रहे हैं हर पल। लेकिन इस पूरे में एक ऐसा बिंदु होगा जो बिल्कुल आसान पाथ लेते दिखेगा, और उस पाथ से आपको डील करना आता है, और वो ऐसा बिंदु होगा द्रव्यमान केंद्र। हर पार्टिकल आपको ऐसे घूमते दिखेगा, बट इसका जो ये सेंटर ऑफ मास होगा कहां? बीचों बीच होगा यहां, क्योंकि सिमेट्री है, जिधर उतना है उधर जितना है उतना ही इधर है, तो सिमेट्री है तो यहां होगा। ये द्रव्यमान केंद्र कैसा पाथ करते दिख रहा है? देखो, परवलय। कैसा दिखेगा? परवलय, पैराबोला। और पूरी काइनेमेटिक्स में 2D मोशन में क्या पढ़े हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या पढ़े हैं? परवलय। और ये कौन सा आपको दिखेगा पाथ लेता हुआ? परवलय। क्या परवलय से डील करना आता है तुम्हें? जी हां, सेंटर ऑफ मास आसान पथ लेगा, ये फायदे का सौदा है। और यही चीज उसने इस पे दिखाया हमें कि अगर आप सही से देखोगे, लाइट ऑफ कर दो बेटा, बोल। हाँ, मजा आ गया तुम्हें, है ना? अगर आप सही से देखो तो आपको ये चमक आएगा। देखिए वो क्या कह रहा है, अभी समझ आ जाएगा। देखो, अलग अलग ऑब्जेक्ट फेंका, अलग अलग ऑब्जेक्ट फेंका। देखो, पढ़ो इसको। भाई हिंदी माध्यम में इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, कोई बात नहीं। टॉसिंग द सेम ऑब्जेक्ट, समान वस्तु को ही क्या कर रहे हैं? बार बार टॉस कर रहे हैं।
अंडर ब्लैक लाइट्स। अभी जो वहां पर लाइट कैसा था, अब सेम अभी जो उसने किया ना, उसी को अब क्या करेगा, वो अंधेरा कर देगा। क्या कर देगा? विद द सेंटर ऑफ मास पेंटेड ऑरेंज। उस हर एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास को वो ढूंढ लिया और उसको कैसा पेंट कर दिया। अब देखना ब्लैक लाइट में वो कैसा आपको दिखेगा। देखो कर दिया ब्लैक लाइट, देखो देखो वो घूम रहा है, तुम्हें दिखेगा नहीं, तभी तो उसने ब्लैक किया है। उसके सेंटर ऑफ मास को देखो, जो पेंटेड कैसा है, ऑरेंज। वो कैसा पाथ लेता दिखा तुम्हें? पर्पल है। अब देखो क्या सिंपल पाथ लेता दिखा, जबकि उसके सारे पार्टिकल आसपास के क्या कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं। समझ गए भैया क्या कहना चाह रहा है वो? अब दूसरा लोगो, वो गोल वाला लिया था ना, अब उसका देखना कैसा पाथ दिखा, पर्पल है, जबकि सारे आसपास के क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो वो उसका कहने का मकसद ही यही है कि भैया चल बे, लाइट ऑन करो बेटा। समझ गए क्या बोला उसने? उसने आपसे ये कहा कि भाई देख कैसा पथ होगा, परवलय पथ होगा, एक आसान पथ लेगा। और ऐसा पथ हम क्यों द्रव्यमान के अंदर ढूंढ रहे हैं? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर घूम रही होगी तो हमें उसके मोशन से डील करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। लेकिन हम उसके कहां पर बैठ जाए, द्रव्यमान केंद्र पर, सेंटर ऑफ मास पर, तो वो हमेशा कैसा पथ लेता है, आसान पथ लेता है। बोलोगे? और यहां पर कैसा लिया, परवलय, और परवलय से हमें डील करना आता है। और दूसरी चीज, हर बार हर छोटे टुकड़े का हम नॉर्मल एमजी शब्द शो नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, उसके द्रव्यमान केंद्र को ही पर ही क्या कर देते हैं, नॉर्मल का सबका रिजल्टेंट लेके शो कर देते हैं, और एमजी का भी। तो इसको क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो हमारे लिए इजी होता है। और सुनिएगा, आज तक आप क्या पढ़े थे, नेट फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन अब से नेट फोर्स आपके लिए क्या है, मास इनटू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन किसका, सेंटर ऑफ मास का। एक्सेलरेशन किसका लोगे, हर एक पार्टिकल चल रहे होगा, लेकिन उसका किसका, सेंटर ऑफ मास। अभी तक तुम पढ़े थे संवेग, क्या पढ़े थे, संवेग। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इनटू वेग। लेकिन अब से संवेग तुम्हारे लिए है कुल द्रव्यमान इनटू वेग किसका, द्रव्यमान केंद्र का। तो रियल फॉर्मूला होता है नेट फोर्स में m टोटल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पी नेट में होता है m टोटल इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या समझ आ गया? सबसे पहले हमने बताया क्या है सेंटर ऑफ मास, एक पूरी बॉडी का ऐसा बिंदु जहां पर हम पूरा द्रव्यमान को क्या मान सकते हैं, केंद्रित मान सकते हैं। अगर वहां से बैलेंस कर लिए तो सब जगह से पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्यों? समझ आ गया? क्योंकि कैसा पाथ लेता है, आसान पाथ लेता है। इंपॉर्टेंट बात है, फॉर अ गिवन शेप इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद इन द बॉडी एंड इज क्लोजर टू मैसिव पार्ट। सही बात है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र क्या होंगे, अलग अलग होंगे। रॉड के लिए L/2 पर था, बट रिंग के लिए कितने पर, 2R/π पर। रॉड के लिए रॉड पर ही लाई करता है, बट रिंग के लिए रिंग के बाहर, क्योंकि सबका क्या है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। सबका क्या है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन। जरा चेक कीजिए, फॉर क्या कर रहा है, किसी दिए गए आकृति के लिए यह पिंड के भीतर द्रव्यमान के वितरण पर क्या करता है, निर्भर कर। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, कटोरा खाली है या कटोरा भरा हुआ है। खाली है तो होलो हेमिस्फेयर, उसको बोलेंगे खोखला अर्ध गोला। कटोरा भरा हुआ है, भीख मांगने में एक्सपर्ट हो, उसको बोलेंगे ठोस सॉलिड हेमिस्फेयर, ठोस अर्ध गोला। दोनों का द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, अलग है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो डिपेंड करता है। दूसरी बात, और विशाल भाग नहीं, क्या बोलोगे इसको, मैसिव पार्ट को क्या, मैसिव पार्ट को क्या बोलेंगे, अरे तुम समझ नहीं रहे हो यार। हाँ, जिधर ज्यादा
द्रव्यमान होगा, ज्यादा द्रव्यमान वाले भाग के करीब होता है। जिधर मैसिव पार्ट होगा, जिधर द्रव्यमान मास ज्यादा होगा, उधर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। चेक करो, ये वाले में द्रव्यमान ज्यादा होगा, इधर वाले में क्या होगा, कम, तो इसलिए इधर में शिफ्ट करके रखा हो। इसके पंख और ये आगे है, अरे बोलो, तो इस साइड द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, ज्यादा इस साइड शिफ्ट होगा, इसलिए कहां पर है, चोंच पर। अरे बोलो यार, देखो इधर लकड़ी भी है और बोतल इस साइड लकड़ी तो नहीं है, द्रव्यमान केंद्र किधर शिफ्ट है, जिधर मैसिव पार्ट है। जिधर ज्यादा वाला वेट होगा उधर द्रव्यमान केंद्र क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। एक सवाल आया आपके एग्जाम में, इफ अ बैट इज कट फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास, यदि एक बल्ले को उसके सिरे से नहीं, उसके सेंटर ऑफ मास से, उसके COM से बोले तो द्रव्यमान केंद्र से काटा जाए, तो बताइए कि कौन सी भुजा का भार अधिक है, कौन सी साइड का भार अधिक है। समझ गया ना। अब देखो इसका द्रव्यमान केंद्र पहले बताओ कहां पर, तुम खुद बताओ किस साइड लाई करेगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड। ये होता है राइट आधे को तो, और ये होता है लेफ्ट, बोल रहे हैं अभी, क्या यहां पर लाई करेगा, क्या सेंटर ऑफ मास। चलो मुझे बताओ, अगर यहां पर लाई करेगा, मैंने यहां से कट किया, इसमें कोई टुकड़ा मास कितना होगा, m1, और ये दूरी पूरा है, लेकिन इसमें मास कितना होगा, m2। बताओ कौन सा, विच साइड हैज ग्रेटर मास, m1 विल बी ग्रेटर देन m2, m1 ग्रेटर देन m2, m2 ग्रेटर देन m1, m1 बराबर m2। बताइए, बस हर साल यही है दिक्कत है, जब भी पढ़ाओ बच्चा आंसर क्या देता है, सी। क्यों, क्योंकि तुम हो ना गधे, शी, अच्छा शी। द्रव्यमान केंद्र किधर शिफ्ट किए तुम, इस साइड, किधर शिफ्ट किए, इस साइड, तो ये वाला टुकड़ा ज्यादा भारी होगा ना, तो कौन सा आंसर होगा, पता नहीं क्या ऊपर लिखा है, पढ़ भी रहे हैं फिर भी कह रहे हैं सी। वो सी तब होता जब एक रॉड होता पूरा L लंबाई का और पूरा यूनिफॉर्म होता, तो मैं बोलता द्रव्यमान केंद्र कहां है, यहां पर, तब तुम बोलते दोनों हिस्सा क्या होगा, बराबर। ये बराबर है क्या, पगले गए, ये तो नॉन यूनिफॉर्म है, एक समान होगा तब, ये एक समान है क्या, नहीं। ये कभी मत सोचना द्रव्यमान केंद्र यहां तो इधर वाला बराबर, इधर वाला बराबर, पगले हो क्या, गधेरे। ये वाला हिस्सा तुम्हारे हिसाब से तो फिर, और ये वाला हिस्सा का मास सेम होगा, है ना, पागल कहीं। अगर सेम होता, भैया क्या सेम होगा अभी बता रहा हूं, इधर वाले हिस्से का मास क्या होगा, ज्यादा, इसीलिए इस साइड खिसक रहे हैं। समझ गए, जिधर द्रव्यमान ज्यादा उधर खिसक जाएगा, यही तो वो कह रहा है। क्या कहा, सुने ही नहीं तुम। और ज्यादा द्रव्यमान वाले भाग के करीब होता है। तुम बताओ द्रव्यमान केंद्र किसके ज्यादा भाग किधर है, m1 के पास, तो मास किसका ज्यादा होगा, m1। सर क्या सेम होगा, वो अभी आगे चलकर बताऊंगा। ये दूरी कितनी होगी, r1, ये दूरी कितनी होगी, क्या सेम होगा, तो सुनो, m1 r1 बराबर m2 r2, ये दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा। जो ये मास है और जो द्रव्यमान केंद्र से इसकी दूरी है, जो ये मास है और द्रव्यमान केंद्र से जो इसकी, ये दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। समझ गए, द्रव्यमान केंद्र अगर इधर शिफ्ट हुआ है मतलब द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है। पहली बात, अक्सर गलती करते हैं इसलिए सवाल कराने, यही रीजन है। आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, पूछुका कि पृथ्वी, छोड़ो पृथ्वी को, तुम तो न्यूक्लियस, नाभिक, उसके चक्कर कौन काटता है, इलेक्ट्रॉन। पढ़ाया गया है, सर ने पढ़ाया आपको, बोलो। और न्यूक्लियस, नाभिक कहां पर आता है, स्थिर अवस्था में। न्यूक्लियस कैसे रहता है, गलत, जाके केमिस्ट्री वाले से कहते ना गलत पढ़ाते हो तुम। हाँ, जैसे केमिस्ट्री वाले कहते होंगे फिजिक्स तो ऐसे ही है। सुनना, अब तुम बताओगे हाँ तुम, मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं।
क्या ये न्यूक्लियस है? क्या ये इलेक्ट्रॉन है? बोलो, न्यूक्लियस का मास ज्यादा या इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा? अगर ये नहीं बता पाए तो क्लास से उठ के बाहर चले जाना। नाभिक का द्रव्यमान ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन का? क्या आदमी है यार। न्यूक्लियस किसका बना होता है यार? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का कहां बना होता है? प्रोटॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? -31 छोटा है या -27? -27 बड़ा है या -31? -27 बड़ा है। एक ऐसे भी सोच सकते हो, तो इलेक्ट्रॉन का तो मास कम ही होगा ना। किससे? न्यूक्लियस। अरे तुम तो सही बताया, और भी तो बोल रहे थे बच्चे। हम तो ये उम्मीद में थे ना कि ये तो हर कोई जवाब देगा ना यार। फिजिक्स डोला रे डोला, केमिस्ट्री डोला रे डोला, बायो डोला रे डोला, खत्म। पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं भाई। भैया मास ऑफ रियलिटी में न्यूक्लियस इज मच 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 ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ऑर्डर होता है 10 की पावर 17 केजी डेंसिटी लगभग। पता ही नहीं है कुछ, न्यूक्लियर फिजिक्स में आएगा ही। अब अगर इसका मास ज्यादा है तो बताओ इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र किसके पास होगा, न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन के पास? तो ये यहीं पर हो जाएगा। लेकिन मैं अगर यहां पर शो करूं तो आपको अच्छे से बता नहीं पाऊंगा, मानना यहां पर है। रियलिटी में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है किसके? द्रव्यमान केंद्र के। द्रव्यमान और न्यूक्लियस स्थिर नहीं रहता, न्यूक्लियस भी चक्कर काटता है किसके? द्रव्यमान केंद्र के। लेकिन चूंकि द्रव्यमान केंद्र किसके पास है? न्यूक्लियस के पास, तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर काट रहा है द्रव्यमान केंद्र के, वो द्रव्यमान केंद्र किसके पास है? तो हम कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसका चक्कर काट रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस के पास ही कौन है? द्रव्यमान केंद्र। तो न्यूक्लियस उसका चक्कर काटता है, तो लगभग न्यूक्लियस को हम क्या मान लेते हैं? स्थिर अवस्था में मान लेते हैं। रियलिटी में ना ही इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है किसके? न्यूक्लियस के, और ना ही न्यूक्लियस स्थिर रहता है। न्यूक्लियस भी चक्कर काट रहा होता है किसके? द्रव्यमान केंद्र के। इलेक्ट्रॉन भी चक्कर काट रहा होता है किसके? द्रव्यमान केंद्र के। बट चूंकि द्रव्यमान केंद्र किसके पास होता है, इसलिए हम न्यूक्लियस को क्या मान लेते हैं? स्थिर, और इलेक्ट्रॉन को बोल देते हैं कि वो किसका चक्कर काट रहा है। क्या समझ गए मेरी बात? चलिए, ये बात हम आगे यूज करेंगे, और यहां भी यूज करेंगे टू पार्टिकल सिस्टम की तरह न्यूक्लियर फिजिक्स में। कहां पर? न्यूक्लियर फिजिक्स, मतलब मॉडर्न फिजिक्स में जब आएंगे तब। क्या ये बात समझ आ गई? दूसरी बात, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम, असतत द्रव्यमान वाले प्रणाली का द्रव्यमान केंद्र। ऐसे बहुत सारे टुकड़े आपके सामने दिखाए गए हैं। ऐसे बहुत सारे टुकड़े हैं, दिख रहे हैं क्या? M1 कहां है? देखो M1, M1 की दूरी कितना माने हो? R1। M2 की दूरी कितना माने हो? ऐसी। ये सब अलग अलग। ये बच्चे यहां से मेरी समझ लो, मैं यहां पर ओरिजिन हूं, मूल बिंदु। ये इसका मूल बिंदु है 0,0,0। मेरे और इसके बीच यहां से दूरी इसकी R1, इसकी दूरी R2, उधर R3, R4, ऐसे जितने पार्टिकल है सबकी क्या होगी? अलग अलग दूरी है। तो इसका द्रव्यमान केंद्र का पोजीशन, स्थिति किसका? द्रव्यमान केंद्र का लिखने का फॉर्मूला दिया गया M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 एंड सो ऑन, अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस एंड सो ऑन। अब वो चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक भी जा सकता है, बोले तो n भी तक। इसको बोलेंगे क्या? द्रव्यमान केंद्र की स्थिति।
सदिश, आप ऐसे समझ लो। कौन सा सदिश? स्थिति सदिश। इसका सेंटर मास, उसका सेंटर मास, इसका सॉरी इसका पोजीशन स्थिति सदिश, उसका स्थिति सदिश, तुम सबका मेरे से क्या होगा, स्थिति सदिश अलग अलग होगा। तो कैसे लिखेंगे उसको? तुम्हारा जो द्रव्यमान है इनटू तुम्हारा जो स्थिति सदिश है प्लस M2R2 अपॉन में सबके द्रव्यमान से क्या कर देंगे, उसको सम करके डिवाइड कर देंगे। तो वही क्या आ जाएगा, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। और मैग्नीट्यूड बोलो तो आप स्थिति बोल सकते हो। तो ये देखो यहां शो किया गया है। तो फाइनली आपके सामने द्रव्यमान केंद्र यहां दिख रहा है, दिख रहा है? ये देखो, इसको क्या बोल दिया, RCM। अब इसका अपना एक क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। क्या होगा? एक XCM, YCM और ZCM। भाई हम इन पूरे क्लास का सबके मासेस सम करके जो है द्रव्यमान केंद्र निकाले। मान लो इस पूरी क्लास का सबसे ज्यादा बताओ कहां पर होगा, लेफ्ट साइड, राइट साइड या बीच में? बीच में। लेफ्ट साइड मासेस कम है, इधर तो है, तो कहां होंगे, इस वाले में होंगे। मान लो द्रव्यमान केंद्र तुम सब में भी इकट्ठा कहां होगा, रोशन के पास, और रोशन के नाभि में है द्रव्यमान केंद्र। तो द्रव्यमान केंद्र मान लो वहां है। बात को समझना, तुम सबका अपन हम सबका निकाले, मैं तो मूल बिंदु हूं, क्या हूं? तो रोशन के पास आया द्रव्यमान केंद्र, रोशन के नाभि के पास। अब ये ऐसे ही आ रहा है, रामलला आ रहा है, तीर चल जाएगी, नाभि पे ही था, रावण का वध वही तो हुआ था। चलो अब देखो, ये द्रव्यमान केंद्र का मेरे ओरिजिन से कुछ दूरी होगी, मुझे इस तक पहुंचने के लिए एक्स में चलना पड़ेगा, वाई में चलना पड़ेगा और जेड में चलना पड़ेगा। तो अब पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ COM। हिंदी में क्या बोलेंगे? द्रव्यमान केंद्र का निर्देश, आप समझ जाना बस। कोऑर्डिनेट है, पहले बताओ XCM लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, तुम खुद समझ गए होगे। M1x1 प्लस M2x2 एंड सो ऑन, ऐसे करके क्या कर देंगे, M1 प्लस M2। ऐसे ही क्या लिखेंगे, YCM, क्या लिखेंगे, M1y1 प्लस M2y2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस डॉट। ऐसे ही क्या लिखेंगे, ZCM, M1z1 प्लस M2z2 प्लस डॉट डॉट अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस। बोलो सही है क्या? ये इसका क्या है, द्रव्यमान केंद्र। अरे बोलो भाई, द्रव्यमान केंद्र का क्या निर्देशांक, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। बट ये क्या है, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। इस क्लास का हमने ढूंढा, द्रव्यमान केंद्र कहां है, रोशन के पास। अब रोशन का क्या होगा, निर्देशांक होगा एक्स, वाई और जेड। कहां से, मूल बिंदु से, तो वो है। खत्म हो गया। अब क्या करना है अपने को, सवाल चेक कीजिए, आंख बंद करके भी दोगे ना, खटाक से आंसर दे दोगे। XCM बताओ, ये कितना हो गया, X1 Y1, ये कितना हो गया, अरे कुछ तो बोलो यार, ये कितना हो गया, X3 Y3। क्या मैं सॉल्व करूं? नो सर, क्यों, करना ही पड़ेगा मुझे, पहला बार कर रहा हूं। M1 X1 प्लस, तुम खुद आंसर बता सकते हो, M3 X3 अपॉन में बोलो बच्चा M1 प्लस M2 प्लस M3। मुझे सॉल्व करते हुए शर्म आ रही है, लेकिन तुम तब भी अभी तक आंसर नहीं बताए हो। कितना हो गया, दोनों 4/6, 4/6, 4/6 बोले तो 2/3। ऐसे ही क्या निकालेंगे, YCM देखो 1 इंटू 0। अब डायरेक्ट फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, M1y1 प्लस M2y2, 2 इंटू, देख लीजिए नहीं तो आगे तोते उड़ जाएंगे, पहले बता दे रहा हूं, 3 इंटू 3 अपॉन में 1 प्लस 2 प्लस 3, 9/6
3/2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, स्थिति याद करें तो RCM ऐसे लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे, 2/3 i कैप प्लस 3/2 j, ये हो जाएगा स्थिति सदिश। स्थिति सदिश के फॉर्म में लिखना है तो ये लिख दिया। चलो बताओ, बताइए कुछ गलत कह रहा हूं क्या? आगे चलिए। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या कर लोगे? खटाक से फिर से एक्सियम। हाथ तो चलाते ही नहीं हिंदी माध्यम के बच्चे, इतने में इंग्लिश माध्यम के बच्चे कितना जवाब खटाखट दे चुके होते हैं। हिंदी माध्यम के तो बस बैठे रहेंगे भाई साहब, और शायद तुम्हारे पास कोई जंतर मंतर है, बैठे बैठे तुम फिजिक्स सीख लेते हो। हाथ तो चलाते ही नहीं इस बैच में भाई, फिर कहेंगे नंबर ही नहीं आता, सवाल ही सॉल्व नहीं होते। कहाँ से सवाल होंगे? तुम्हारी रफ्तार तो रॉकेट की स्पीड से भी, स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। 2 + 1.5 3.5 7a/2/6 7a/12 YCM 1 × 0 प्लस 2 × a प्लस सॉरी √3a/4 चेक करना। इससे सस्ता और घटिया सवाल कुछ भी नहीं हो सकता। कैलकुलेशन चेक कर लेना भैया। सॉल्व करूं क्या यार? इसमें करूं क्या सॉल्व? एक्सियम YCM 1 × 0 प्लस 2 × a प्लस 3 × a प्लस 4 × 0 अपॉन में 1 + 2 + 3 + 4 कितना है रे? 5a 4 3 7 2 9 1 10 5a/10 कितना आ गया? a/2। ऐसे YCM निकाल लोगे? मैं नहीं करवा रहा, इसको करो। अब ये सवाल है भाई, अब जो मुझसे क्या बेसिक मैथ्स पढ़े होंगे, बस तबीयत से वहां पर सिर्फ यहां तो दूसरा वाला ही पूछा, यहां तो अभी तक आप एक वाले से खेलते थे, यहां दूसरा वाला पूछा गया है, तीसरा वाला तक मैं निकाल चुका था। अभी क्या बकवास कर रहा हूं अभी आपको समझ आ जाएगा। देखिए ये कितना मीटर दिया है? 1। ये कितना है? 2। ये कितना है? ऐसे ही कहां तक जाओगे? पहले तो मुझे याद दिला देता हूं मैं, पहले तो लिखो आप द्रव्यमान केंद्र, बताओ। अच्छा ये सब किस पे लाई कर रहे हैं, एक्स पे या वाई पे? किस पर? तो खुद ही बताओ YCM क्या होगा? देखो सबका y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो YCM निकालने का कोई मतलब, सिर्फ क्या जिंदा है? एक्सियम। चलो बताओ M1 कितना? 1। X1 कितना? 1 प्लस M2, देखो M2 बोल रहा हूं तो बोल रहा है 3। अब क्या ही किया जाए बताओ? अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? अपॉन में नीचे M1 प्लस, तो 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन। चलो 1 × 1 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 9 अपॉन में 1 + 2 + 6 कैसे हो जाएगा? वो तो 3 के लिए 6 होगा। अब यहां पर पूरा बेसिक मैथ्स है। क्या है? याद करो जीपी पढ़ाया था। पहले तो चेक करना पड़ेगा कि ये क्या बन रहा है। ध्यान से देखिए जीपी बन रहा है। आप इसको क्या लिख सकते हो? सुनना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 का
प्लस एंड सो ऑन। नीचे क्या है 1 + 2 + 3। ये कहाँ तक जाएगा n मुझे नहीं पता, तो ये इन्फिनिटी तक मान लोगे? अरे बोलो यार, या नहीं तो n ही बोला है तो n तक। याद करो सम ऑफ n टर्म्स फॉर्मूला था जीपी का, सॉरी एपी का था। एपी का होता था, नीचे वाला एपी है या जीपी है? एपी। ऊपर वाला पागल कहीं, पगला कहीं। ये बस सम ऑफ एन टर्म्स है, ये सम ऑफ एन स्क्वायर है। एपी ही है बस, क्या है? सम ऑफ एन स्क्वायर। याद करो और पढ़ाया था सम ऑफ एन क्यूब, मैं क्यूब तक बताया था। यहां पर अपन कितने से डील करना है? एन स्क्वायर। पगले कहीं 1 + 2 + ऐसे कहां तक? एन। इसका फॉर्मूला बताया था n × n + 1/2। इसका फॉर्मूला किसी को याद है? 1² प्लस कहां तक? n² तक। बताओ क्या होगा इसका? मास्टर खुद भूल गया है। n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन में 6। ये होता है भैया। रखिए अब इसी के फॉर्मेट में n × n + 1। कुछ करना ही नहीं है, यही डायरेक्ट रखना है भाई, क्योंकि n के टर्म्स में है। × 2n + 1 बाय क्या करोगे? 6 डिवाइड बाय 1 + 2 प्लस का n × n + 1 बाय 2। कितनी सुंदर बात है। ये 2 कहां जाएगा? ऊपर। 2 × 3 = 6। आंसर है 2n + 1/3। ये सवाल देख लीजिए ध्यान से। किसको मिलाया गया है? गणित को। किसको मिलाया गया है? गणित को। निकाल लोगे द पोजीशन वेक्टर? अरे कुछ नहीं, एक्सियम निकालना है, वाईसीएम और जेडसीएम। नहीं निकाल पाओगे? जरा देखना, ये x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? y1, और ये क्या हो जाएगा? z1। ऐसे ही बेटा ये क्या हो जाएगा? x2 y2 z2। ये बताओ, इससे सस्ता और घटिया कुछ नहीं हो सकता। चलिए बताइए, m1 कितना? m1 1 है। x1 बताओ 1 प्लस m2 कितना है? 2। x2 1 प्लस m3 कितना है? 3। x3 2 अपॉन में 1 + 2 + 3। 3 दूना 6 + 2 8 + 9 9/6 3/2 खत्म। ऐसे ही क्या लिखोगे? वाईसीएम कितना हो गया? 1 × पहला देखो y 4 प्लस 2 × n प्लस 3 × -1। अरे बोलो 1 + 2 + 3 2 + 4 6 6 - 3 3/6 1/2। इससे सस्ता कुछ हो सकता है क्या? बोलो बोलो बोलो। 1 × z कहाँ है? 1 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस अपॉन में 2 + 1 3 3 - 6 -3/6 -1/2। अब इसको स्थिति सदिश के फॉर्म में कैसे लिखोगे? 3/2 i कैप प्लस 1/2 -1/2 k कैप। ये हो गया। अरे कुछ तो बोलो यार, क्या ये सवाल समझ आया आपको? अब आते हैं
दो कण प्रणाली का टू पार्टिकल सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिएगा ध्यान से। अगर हमने बोला कि m1 है और ये क्या है m2, और इनकी बीच की दूरी को हम मान लेते हैं r, क्या मान लेते हैं बेटा r। और इसमें से हम m1 जहां पर है उसको ओरिजिन मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, बोले तो आप 0,0,0 मूल बिंदु मान लिए, क्या मान लिए मूल बिंदु, मतलब यहीं से अपने को आंसर देना है। समझ गए क्या कह रहा हूं, अब बात को समझिए। अगर m1 m2 है, बताओ इसका द्रव्यमान केंद्र, दूरी बताना, इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या लिखोगे, r,0। अरे किसमें, x दूरी पर है, बताओ इसका एक्सियम जिंदा है या वाईसीएम, एक्सियम, वाईसीएम तो क्या है 0। तो इतना तो तुम्हें समझ आ गया है कि इसका द्रव्यमान केंद्र कहीं यहीं लाई करेगा, इसी लाइन पर r/2 पर। तुमको बार बार आधे पे ही क्यों पहुंच जाते, तुमको पता है क्या m1 और m2 बराबर है, तो फिर अब इसका द्रव्यमान केंद्र हमें नहीं पता कहां है, तो हमने बोला यहां से किसी x दूरी पर है। अरे यार नहीं पता हमें, नहीं पता हमें, बोलो तो निकाल लेंगे। हां चूंकि दो ही है x और y तो दो रखते हैं, बोलो ये हो गया x1 और ये हो गया y, ये हो गया x2 और ये हो गया y। बताओ एक्सियम क्या लिखोगे, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में, बताओ m1, m1 तो m1, x1 बताओ इसका 0 प्लस m2 x2 बताओ अपॉन में m1 प्लस, बताओ क्या आ गया एक्सियम, खून में बसा लो इस बात को, m2r अपॉन में m1 प्लस m2। दो पार्टिकल सिस्टम के लिए कितना होता है, m2r अपॉन में m1 प्लस m2। अगर तुम m1 को क्या माने हो, ओरिजिन, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान केंद्र किस पर ही लाई कर जाएगा, न्यूक्लियस पर, वही क्या हो गया ओरिजिन। तो क्या लिखोगे, देखना क्या लिखोगे, मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, इनटू दोनों के बीच की दूरी अपॉन में मास इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस। यही लिखूंगा मैं न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में, टू पार्टिकल में बदल देंगे उसको। अच्छा अगर यहां से दूरी x है, बोलो तो यहां से दूरी कितना बचेगा, r माइनस एक्स। तुम करके देख लो, अगर यहां से लोगे तो क्या बनेगा दूरी, फ्रॉम m2, बोलोगे फ्रॉम m2 से, बताओ ये दूरी क्या होगी, r माइनस एक्स। रखना r में माइनस करना x, कितना m2r अपॉन में m1 प्लस m2। मैं बताता हूं क्या आएगा, आप इसको थोड़ी देर के लिए x बोल दिए, बोलोगे, बोलो बोलो, इसको कुछ नया नाम दे दूं, x डैश बोल दूं, अरे बोलो यार, तो बताओ x डैश कितना आएगा, r माइनस, जब आप सॉल्व करोगे तो मैं बताता हूं, m1 इंटू आर अपॉन में m1 प्लस m2, ये आएगा। जब यहां से लोगे तो कौन सा मास आएगा, m1 इंटू दोनों के बीच की दूरी अपॉन m1 प्लस m2। जब यहां से लोगे तो कौन सा आएगा, m2 इंटू दोनों के बीच की दूरी अपॉन m1 प्लस m2। सिंपल, जहां से लोगे उसका खत्म कर दो, जहां से लोगे उसका खत्म कर दो, सामने वाला का मास इंटू दोनों के बीच की दूरी अपॉन में दोनों का मास, ये याद रखना। अब एक चीज चेक करना,
अब एक चीज चेक करना, इफ यदि, सॉरी बार बार द्रव्यमान केंद्र नहीं लिख रहा मैं, यदि ये सेंटर ऑफ मास को ही क्या मान लिया जाए, ओरिजिन मान लिया जाए, मतलब तुम कह रहे हो कि ये सेंटर ऑफ मास ही ओरिजिन है, अगर इसको मान लो तो 0,0 यही बन जाएगा। अरे बोलो, तो ध्यान से सुनो, इसका मतलब है तुम ये कह रहे हो कि इन दोनों का मान लो सेंटर ऑफ मास यहां था और इसी को तुमने बोल दिया 0,0, 0,0। तो बताओ अब क्या सीन होगा, अगर एक्सियम लिखोगे तो क्या होता है, m1x1 प्लस अपॉन में, आप चाहो तो इस x को x1 बोल सकते हो और इसको क्या बोल सकते हो, x2। अरे बोलो यार, चेक करना, तुमने सेंटर ऑफ मास को ही क्या मान लिया, तो ये यहीं पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट खुद का क्या हो गया, ओरिजिन मान ली तो 0, 0 इंटू m1 प्लस m2 क्या हो गया, 0। क्या बचा बताओ, m1 x1 प्लस m2 x2 बराबर क्या, 0। इसका मतलब है m1 x1 बराबर माइनस का m2 x2। जरा समझना एक बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या जीवन में कभी मास नेगेटिव हो सकता है, नहीं, मास नेगेटिव, हाँ विस्थापन नेगेटिव हो सकता है। देखो अब ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, तो मास तो कभी नेगेटिव, हाँ लेकिन एक दूसरे के विपरीत होंगे, और बिल्कुल सही है, एक अगर प्लस का होगा तो दूसरा किसका होगा, माइनस का। देखो एक ओरिजिन के इस साइड लाई करेगा तो एक ओरिजिन के इस साइड लाई करेगा, एक ओरिजिन के उस साइड लाई करेगा तो एक ओरिजिन के इस साइड लाई करेगा। बताना यहां से m1 अपॉन m2 क्या बोल सकता हूं, m1 अपॉन m2, चेक करो, m2 को यहां लेके आओ तो क्या बनेगा, x2 अपॉन में x1, x2 अपॉन में x1, x2 अपॉन में x1 क्या बराबर है, देखो m1 इंटू x1 का प्रोडक्ट किसके बराबर है, m2 इंटू x2 के। याद करो थोड़ी देर पहले मैं यही बकवास कर रहा था, m1 इंटू x1 का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होगा, m2 इंटू x2 के, ना कि m1 और m2 क्या होंगे, बराबर हो। बच्चा सोच लेता है द्रव्यमान केंद्र आया मतलब दोनों साइड मास बराबर, नहीं नहीं नहीं, मास इंटू प्रोडक्ट की दूरी क्या होगी, सॉरी मास इंटू दूरी का प्रोडक्ट क्या होगा, बराबर हो। समझे? और सुनिए, अगर कभी जीवन में द्रव्यमान केंद्र किस पर हो, रेस्ट पर, किस पर हो, रेस्ट पर। देखो अब मैंने इंपॉर्टेंट बात है, पहले क्या रटना है अब आपको, अगर ये m1 है और ये m2 है, इसको क्या मान लिए, ओरिजिन। अरे बोलो तो बताओ, सेंटर ऑफ मास, मुझे पता है टाइम हो गया है, तुम्हें बुखार आ रहा होगा, यहां से आप इसको चाहो तो R1 बोल लो, चाहो तो X1 बोल लो, बात क्या है, सेम। सर जी यहां X1 X2 क्या हो गया, अरे गधेरा, इसी X को क्या बोल दो, X1, X डैश को क्या बोल दो, X2, बात क्या है, सेम। तो मैं अगर यहां से लिख रहा हूं, इसको X1 ही बोल देता हूं, बोलोगे तो X1 की वैल्यू बताओ, M2 इंटू आर अपॉन में क्या बनेगा, M1 प्लस M2, अगर दोनों के बीच की दूरी क्या माना हूं, R। चलो X2 बताओ ऐसे ही, M1 इंटू आर अपॉन में M1 प्लस M2। पहली बात तो ये समझ गए। दूसरी चीज अब चेक करना, दूसरी बात अभी क्या बताया, ये पहली बात है, यदि ओरिजिन ही सेंटर ऑफ मास को ही क्या मान लूं, को ही ओरिजिन मान लूं, तो जरा चेक करना,
क्या आया था, m1 x1 मैग्नीट्यूड वाइज m2 x2 के, देखना जरा चेक करना, इस x1 में किसका मल्टीप्लाई कर दो, m1 का, और इस x2 में किसका मल्टीप्लाई कर दो, m2 का, जरा चेक करना, m1 x1 बराबर m2 x2 हमेशा होंगे, चेक करना, m1 है, अरे बोलो x1 क्या लिखो, देखो यहाँ x1 m2r अपॉन में इस साइड देना, m2 लिखे हो, x2 क्या है देखो, देखो LHS बराबर RHS आ गया, अरे सेम है, चेक तो करो, इसमें किसका m1 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें किसका कर दिया, m2 का, हमने बोला था अभी ओरिजिन मानोगे तो m1 x1 बराबर क्या आ रहा था, m2 x2, और देखो यहां से भी दिख रहा होगा m1 x1 बराबर क्या है, अलग बात है कि यहां क्या आया था, माइनस का आया था, माइनस इसलिए था कि एक ओरिजिन के इस साइड ले करेगा तो एक ओरिजिन के इस साइड ले करेगा। और एक तीसरी बात, इसका मतलब है m1 अपॉन में m2 किसके रेशियो के बराबर था, चेक करो, m1 अपॉन m2 x2 बाय x1। चौथी बात, यदि COM रेस्ट पर है, रेस्ट पर हो, किस पर हो, मतलब स्थिर अवस्था में हो, बोलो, तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो एक्सियम, क्या, m1 x1 बराबर m2 x2, रेस्ट पे हुआ मतलब ओरिजिन मान लोगे उसको, उसका कोऑर्डिनेट क्या रेस्ट पे है, मतलब कहीं नहीं गया वो, 0,0 जहां पर है वहीं रह लिया, तो आप उसके जगह क्या लिख सकते हो, m1 x1 बराबर m2 x2, आप ये यूज कर सकते हो और डायरेक्ट यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। इतनी बातें हैं, टाइम कितना हो गया, 10:18 हो गया, तो ये इतनी बातें हैं, इसको देखते हैं एक बार, बताओ यहां से x1 एक्सियम जो बताना है बताओ, खटाक से फॉर्मूला बताओ, m2 इंटू आर, अरे बोलो, अपॉन में m1 प्लस m2, m2 कितना है 4, दूरी 3,0 मतलब ये पूरा दूरी कितना है 3 है, बोलो, अपॉन में 2 + 4 कितना हो गया 12/6, 6। एक तो तुम ऐसे सॉल्व किए, या नहीं तुम ऐसे भी कर सकते थे, क्या बताया, m1 अपॉन में बराबर क्या होगा, x2 अपॉन में, हमेशा इस रेशियो में होगा, चेक करना, m1 मास कितना है, m1 मास कितना है अपॉन में m2, बोलो, 1 अपॉन में 2, चेक करना, x2 बराबर क्या हो गया, x1 बराबर कितना आ गया 2 टाइम्स x2, अरे बोलो यार, हमेशा रेशियो होना चाहिए 1:2, अगर द्रव्यमान केंद्र है, देखो पूरा कितना था 3 को डिवाइड करो तो 1:2 में आएगा, अरे 1:2 किस में आएगा, 1:2 किस में आएगा 2, देखो 1:2 में आएगा, x1 कितना होगा, दुगुना होगा किसका, x1 जो भी होगा 2 रेशियो में होगा, किस में होगा, अगर x2 मैंने बोला 1 है तो x1 को कितना होना पड़ेगा 2, अरे बोलो यार, मैं क्या कहना चाह रहा हूं सुनो, आप ये सॉल्व कर लो, आंसर आ गया ना, ये बुद्धि है एक, कभी कभी रेशियो से पता चल जाता है, सीधी सी बात, मास देखते ही पता चल गया, सॉल्व करने की जरूरत, 2 और 4 है, 2 और दोनों को डिवाइड कर दो, 1:2, 1:2 रेशियो में होगा, 3 को बांटोगे, किसी के हिस्से में 1 जाएगा तो दूसरे के हिस्से में कितना जाएगा 2, चेक कर लो, x1 के हिस्से में कितना जाएगा 2, तो यहां से कितने मीटर दूर, 2 मीटर दूर, सोचो यहां से 2 मीटर दूर, तो यहां से कितना 1, अपने आप आंसर आ जाता है, किसको देखकर, रेशियो देखकर, किसको देखकर, रेशियो देखकर। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, बोलो सही है, अभी बहुत सारे सवाल रह गए हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। होमवर्क द्रव्यमान केंद्र मिल गया, अभी नहीं आया, स्थिर वैद्युतिकी का होमवर्क दे दिया हूं, कहां तक,
कहां तक दे दिया था? अब द्विध्रुव वाले कर लेना, द्विध्रुव वाले सवाल कर लेना, सिर्फ बलाघूर्ण छोड़कर।